हेलो साथियों, वेलकम टू द कर्म अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम जो है आपकी जो यूपीएसआई और ग्रुप डी की जो सुपर 20 सीरीज चल रही उसकी अगली क्लास देखेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्लास की शुरुआत करते हैं, पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। कह रहे कि कोई निश्चित राशि, कह रहे कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1102 रुपए और 5 वर्ष में कितना होते 1600। तो मूल राशि ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि ये जो लिखा गया आपको, ये क्या आपका पहला मिश्रधन है, ठीक है ना? जो कितने साल के बाद हो रहा है? 2 साल के बाद। यानी मिश्रधन है तो इसमें क्या होगा, मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज, और ये 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है 1600। इसका मतलब क्या है, इसमें भी आपका मूलधन है और 5 साल का ब्याज है। लिख लेते हैं इसको, ठीक है? आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? बेसिक्स थोड़ा बता देते हैं आपको। ये देखिए प्रिंसिपल और प्लस जो है 2 साल का जो है ब्याज दिखेगा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? और दोनों मिला के कितना हो रहा है 1102 रुपए आपके। ये पहली शर्त के अनुसार है। अब कह रहे हैं कि प्रिंसिपल और प्लस 5 साल का जो साधारण ब्याज है, वो आपका कितना है बताइए? 1600 रुपए है, ठीक है? तो आप देखेंगे अंतर करेंगे, ये तो कट जाएगा आपका प्रिंसिपल से प्रिंसिपल। अंतर कितने साल का दिखेगा? 3 साल का। और यहाँ दिखेगा आपको 1600 में से अगर हम 1100 घटाएं तो 500, और 2 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 498 आपका, 498। तो आप कह सकते हैं कि 3 से काट दें तो 1 साल का साधारण ब्याज दिखेगा 16 तिया 48, और 3 से फिर 6 बार में 166 रुपए। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। कह रहे कि मूल राशि क्या है? क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो आप किसी एक में रख के इसका मान निकाल लीजिए, ठीक है? इसमें रख लेंगे तो 2 एसआई का मान चाहिए आपको, 2 साल के साधारण ब्याज की बात करें तो 1 साल में कितना है 166, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 320 और 12, 320 और 12 332 रुपए, ठीक है? तो यहाँ से रख लेंगे प्रिंसिपल, ये इधर जाके घटेगा 1102 माइनस 332 आपका 0, ये दिखेगा 7, 11 आपका 10 यानी कितना हो जाएगा 7, 770 रुपए आपका, ठीक है? तो वो आपकी मूल राशि यानी प्रिंसिपल की बात कर रहा था, तो कितना हो जाएगा 770 रुपए आपका। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कह रहे कि 20% 10% के परसेंट की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु जो है कितने में बिक रही है आपकी? 1600, 6100 कितने में? 20 रुपए में। कह रहे कि यदि उस वस्तु पर कितने की छूट दें हम? के प्लस 20% की एकल छूट दें तो विक्रय मूल्य क्या है? नया वाला निकालना है। तो आपको पता है कि अंकित मूल्य पे छोड़ देंगे तो सामान को बेचेंगे, तो कितना है अंकित मूल्य? 10,000 रुपए। कितना आपका है? 10,000 रुपए। तो पहली छूट कितने की है? 20% की है, तो कीमत हो जाएगी 80%, यानी 80/100, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 5 दिखेगा। अगली छूट है 10% की, यानी कितना हो जाएगा 90/100, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा 10। अगली छूट है के परसेंट की, तो छूट है तो 100 में से घटाएंगे, यानी 100 माइनस जितना छूट है उसको कम कर देंगे और बटे क्या कर देंगे हम लोग? 100 कर देंगे। और बिका सामान ये 3 क्रमिक छूट के बाद कितने में? 6120 रुपए में, 6120 रुपए में। तो हल करेंगे, 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो कटेंगे, 1 2 और 3। अब देखेंगे यहाँ भी 1 जीरो है, यहाँ भी 1 जीरो कट गया, ये सारा मटेरियल आपको ये दिखेगा 5, ऊपर 4 गुणे 9 दिखेगा। क्या ये 4 से कट रहा है क्या? काट लेते हैं, 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे 15 चौके 60, और 4 3 12 153। 9 से काट देंगे कितनी बार में? 17 9 कितना होता है 153 आपका। ऊपर क्या बचा आपका? 100 माइनस के, और यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 गुणे 17 कितना दिखेगा आपको? 85। यानी के का मान आपको क्या दिखा? 15। के का जो मान है आपने कितना निकाल लिया? 15% निकाल लिया। यानी कह रहा है कि अब आपको छूट कितना देना है आपको? बताइए, के प्लस 20। तो नया ठीक है ना? नया एसपी निकालेंगे। अंकित मूल्य कितने का आपका? अभी वही सामान बेचना आपको 10,000 वाला, ठीक है? यानी कह रहा है कि अब छूट कितना दीजिए? नई छूट निकालनी है।
नई छूट नया डिस्काउंट निकालना है, जो कितनी है a प्लस 20 यानी कितना है आपका 15 प्लस 20 यानी कितने की छूट देनी है आपको 35% की। तो 35 की छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में हम 65% यानी 65 बटे में 100 दो जीरो हटाएंगे तो देखिएगा 6500 आपको 6500 यानी हो जाएगा 6500 रुपए में बेच रहा है वो। एकल छूट दे रहा है कितने परसेंट वो 35%। एकल डिस्काउंट यही है आपका। एकल छूट है ये कितना दिखा आपको 35%। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि P अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है जबकि Q अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए R को क्या किया गया काम पर रखा जाता है, ठीक है ना। अब वो चाहते हैं कि काम को कितने दिन में पूरा किया जाए 4 दिन में। तो P के साथ Q के साथ किसको मिला रहे हैं R को। कह रहे कि R को अगर अकेले उस काम को पूरा करना हो तो कितना समय लगेगा तो R की क्षमता निकालिए समय मिल जाएगा आपको। P करता है 10 दिन में Q करता है अकेले 15 दिन में और कह रहे कि तीनों मिलते हैं P Q प्लस R बोला है ना। तो काम 4 दिन में रहा तो एलसीएम निकालेंगे सबकी 15 गुणे 4 60 एलसीएम हो जाएगा 60। ये हो जाएगी क्षमता P की 6 इसकी हो जाएगी क्षमता कितने की एक दिन की 4 करने की और इसकी क्षमता हो जाएगी तीनों को मिला के एक दिन कितनी 4 से 15 आना, ठीक है ना। तो आप देखेंगे P प्लस Q कितना है आपका 4 10 ये तीनों की क्षमता है ना इसमें जबकि P और Q की कितना है आपका 10। इसका मतलब R की जो क्षमता है तो कितनी आपकी बच गई 5 यूनिट बच गई, ठीक है ना। जो R की क्षमता है वो कितनी बच गई एफिशिएंसी जो है 5 बच गई एक दिन की। तो पूछा है कि R अकेले उसको कितने दिन में करेगा तो कितना काम है आपका 60 और इसकी क्षमता कितनी है 5 तो कितना दिखा आपको 12 दिन। कितना जाएगा आपका 12 दिन। ठीक है तीनों का निकाल लेंगे। यहाँ पे P और Q का बोला गया और तीनों का मिला के बोला गया ध्यान रखना है। कह रहे काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए हम R को शामिल कर रहे हैं P और Q के साथ। अगला कह रहा है ये 82 के प्लस 52 के ये कमान, ठीक है ना। एक मिसप्रिंट हो गया आपको। ये सवाल होना चाहिए आपका 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के। जहां क्या है आपका ये क्या है आपका ऑड है ध्यान रखना है क्या है आपका ऑड विषम है। तो देखिए अगर आप के का मान कोई भी रखेंगे ठीक है ना कोई भी इंटीजर रखें ये कैसा दिखेगा सम दिखेगा ये तो कैसा दिख जाएगा सम दिखेगा। इसलिए जो है इसको विषम बनाने के लिए हमको एक काम करना होगा ये लिख दें कि 8 की पावर 2 और पावर क्या लिख दें के प्लस 5 की पावर 2 इसकी होल पावर क्या कर दें के। अब देखिए के का मान आप रखेंगे तो विषम बन सकता है ठीक है ना। अब विषम रखिए तो विषम बनेगा आपका ये हो जाएगा 64 की पावर के प्लस 25 की पावर के, ठीक है। तो आपको पता है जब a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, जहां क्या होता है आपका n क्या हो ऑड हो n क्या हो ऑड तो इसका एक फैक्टर हमेशा क्या बनता है आपका a प्लस बी। इसका एक फैक्टर हमेशा क्या बनेगा a प्लस बी बनता है, ठीक है ना। जब a की पावर n प्लस b की पावर n हो जहां n क्या हो विषम हो तो इसका हमेशा एक गुणनखंड क्या बनता है a प्लस बी यानी हमेशा a प्लस बी से कटेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता आपका ठीक है ना सेम चीज ऑड होनी चाहिए तो अगला फैक्टर जब माइनस तो क्या बनेगा आपका माइनस वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो इसका हमेशा ही एक फैक्टर एक गुणनखंड क्या बनेगा आपका 64 प्लस 25 तो कितना दिखेगा 9 8 89 आपका सी वाला विकल्प। ठीक है आपको ध्यान रखना है कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n चाहे माइनस में आपका हो अगर ये क्या हो n विषम हो चाहे 1 हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो चाहे 7 हो इस तरीके से दिया गया हो विषम हो तो हमेशा ही इसका एक फैक्टर वही बनता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस बनेगा माइनस में तो क्या बन जाएगा माइनस आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग
कह रहे कि यदि एक दुकानदार 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो कह रहे हैं कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, निकटतम बताना है। तो आपको पता है कि लागत मूल्य पर लाभ की गणना करने के बाद सामान को क्या करते हैं, बेच देते हैं। वैसे ही अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं। तो ये हल करते हैं। हमें सीपी पूछा है लागत मूल्य, तो प्रॉफिट कितना दिखा आपको, 8% यानी 108 बटे में 100। आप सीधा ये भी कह सकते हैं कि 4% का मतलब कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 4% होता है 1 बटे 25, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 25 आपका, यानी 25 पे 2 का लाभ हो रहा है, यानी कितने गुना दिखेगा आपको, 27 बटे 25 गुना। आप चाहें तो 108 बटे 100 भी कर सकते हैं, काटेगा तो यही कटेगा तो यही आएगा आपका। अंकित मूल्य कितना आपका 100 है और छूट कितने की दे रहा है, 10%, यानी 90 बटे 100 9 बटे कितना हो जाएगा 10, एक एक जीरो काट लेते हैं आपका। ठीक है, अब हल करेंगे इसको। 9 से काट लें 27 को 3 बार में, तो देखिएगा सीपी आपका 25 गुणे 10 कितना दिखेगा, 250 बटे 3, 3 आठे 24, 1 यानी 10, 3 तिहाई कितना दिखेगा आपको 9, यानी 83.33 के आसपास दिखेगा। और पूछा है कि निकटतम बताना है, तो क्या दिखेगा आपको 83, ये हो जाएगा 83 आपका। ठीक है, दोनों आप विक्रय मूल्य क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अगर आप किसी वस्तु के लाभ या हानि गणना करते हैं तो भी क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं। अंकित मूल्य पर छूट देते तो भी क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं हम लोग। दोनों विक्रय मूल्य बराबर कर देना है। कह रहे हैं कि 30 छात्रों की औसत आयु है कितनी, 15 वर्ष है। कितना कह रहा है कि 15 वर्ष है। कह रहा है नंबर्स के बारे में कह रहा है और एवरेज के बारे में कह रहा है। कह रहे हैं कि टोटल जो है 30 जो है छात्र हैं और एवरेज कितना कह रहा है कि 15 है। कह रहा है कि उस औसत आयु की गणना करते समय छात्र की आयु कितनी थी, 9 थी। उसकी वजह हमने कितना काउंट कर लिया, 15। वास्तव में उस छात्र कोई छात्र जिसकी आयु कितनी थी, 9 थी, उसकी बजाय कितना गणना कर लिया, 15 हमने। तो सही औसत आयु क्या होगी, पहली बात तो आयु घटेगी कि बढ़ेगी, ठीक है ना। हमने अधिक काउंट किया है ना, जबकि वास्तव में क्या थी, आयु कम थी, इसका मतलब घटेगा। तो 15 से ऊपर का विकल्प नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। 15 से ऊपर का विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करें, वास्तव में आपको घटाना है। कह रहे कि एवरेज है कितना, 15, घटेगा ये। और कितना घटेगा, देखिए डिफरेंस कितना आपका है, 6 का। 9 और 6 15, 6 की कमी है कितने लोगों पे, 30 लोगों पे बांटेंगे तो एवरेज निकल जाएगा 30 लोगों पे। ये नया एवरेज है आपका, नया औसत आपका। ये हो जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा, 6 5 30, यानी 1/5 का मतलब कितना होता है, 0.2, तो हो जाएगा 14.8 आपका। 14.8 साल का आपका होना चाहिए नई अनुपात आपका, जो सही वाला है। आप टोटल कर भी कर सकते हैं, ठीक है। काफी छोटा सवाल है, अगला करते हैं हम लोग। किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर लाभ उस वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का दोगुना है। इस बार देखिए दोनों लाभ होता है, पिछले इस तरीके का सवाल जो है कराया गया पीछे, वहां पे हानि और लाभ के बारे में बोला गया था कि जो हानि है या फिर लाभ है वो इतने गुना या फिर परसेंटेज में इतना परसेंटेज है, ठीक है। तो आपको पता है कि सीपी से अगर अधिक बेचें तो क्या होगा, लाभ होगा, और दोनों ही लाभ हो रहे हैं, ठीक है ना। ये अगर पहला विक्रय कह दें, ये दूसरा विक्रय, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1500 में बेचने पर जो लाभ है उस वस्तु को 1350 में बेचने पर लाभ, लाभ का क्या है, दोगुना है। तो ये 1350 में बेच रहा है तो कुछ लाभ हो रहा है, फिर 1500 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ लाभ। और कह रहे हैं कि 1500 पर जो लाभ हो आपका यहाँ पे, इस लाभ का क्या है, जैसे कह रहे हैं यहाँ लाभ 1 है तो यहाँ कितना हो रहा है, इसका दोगुना हो रहा है। वही तो बोला है ना कि 1500 रुपए बेचने पर लाभ जो है उस वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का क्या है, दोगुना है। तो अब देखेंगे दोनों ही लाभ है ना, ये तो दोनों ही लाभ है, प्लस में है, तो अंतर क्या दिखेगा, 1। कितना दिखेगा, 1। और यहाँ पे अंतर कितना दिखेगा आपको, 150 रुपए का। आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए 1 का मान कितना है, 150, तो यहाँ लाभ कितने का है, 2 का, यानी 150 का दोगुना कितना हो जाएगा, 300 का लाभ है। किसी वस्तु को 1500 में बेचें और 300 का लाभ, इसका मतलब लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। आप सेम चीज यहाँ से भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 1350 में बेचने पे लाभ क्या है, अगर 1 यूनिट का है यानी कितना है, 150 का, मतलब सीपी क्या होगा आपका, निकाल लेंगे। 1350 माइनस कितने का है,
150 तो आ जाएगा कितना आपका 1200 रुपए। वस्तु का लागत मूल्य बी वाला विकल्प। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक बैग कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत कितनी है आपकी? 55 रुपए है। तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, आइए हल करते हैं। पहले कॉइन्स के बारे में बोला गया। कॉइन यानी सिक्के के प्रकार कैसे हैं, ठीक है ना? देखेंगे सिक्के के प्रकार में क्या-क्या बोला गया है। 50 पैसे के सिक्के हैं और कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्के हैं और कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है ना? ये कॉइन यानी सिक्कों के प्रकार के बारे में कह रहा है। अब इनके कह रहे हैं कि नंबर्स के बारे में बोला जाए, ठीक है ना? नंबर्स, ये सिक्कों का क्या है? प्रकार है। ये क्या है? उनकी संख्या के बारे में कह रहा है, ठीक है? n। तो कह रहा है कि 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 8 हैं, क्योंकि आपको रेशियो दिया गया ना 5 8 और कितना? 1, यानी 1 रुपए के कितने सिक्के? 1 रुपए। तो आप हल करेंगे। आपको पता है, अगर प्राइस निकालना हो कीमत, प्राइस का अनुपात, ठीक है? तो ये बताइए 50 पैसे के आपके सिक्के 5 हो, ठीक है ना? 50 पैसे के सिक्के अगर कितने हैं? 5 हो, तो उनकी कीमत कितनी बनेगी आपकी? बताइए, कितना हो जाएगा आपका? ₹2.5। कितना बनेगा? ₹2.5 बनेगा आपका। कह रहे हैं कि 25 पैसे के अगर 8 सिक्के हों, तो कितनी कीमत बनेगी? ₹2 बनेगी। कितनी बन जाएगी? ₹2। और ₹1 का अगर 1 सिक्का हो आपके पास, तो कीमत कितनी दिखेगी? ₹1। तो टोटल जो है कीमत कितनी बनेगी आपकी? 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हो तो कीमत ₹2.5 बनेगी। 25 पैसे के अगर 8 सिक्के हो तो कीमत बनेगी ₹2। ₹1 का अगर 1 सिक्का हो तो कीमत कीमत कितनी बनेगी? ₹1 की। तो 2.5 प्लस 2 कितना हो गया? 4.5 और एक 5.5, यानी टोटल जो कीमत है रुपए में कितनी है? 5.5 है। जबकि सवाल में कह रहा है कि है कितना? ₹55 है। कितना है आपका? ₹55 है। तो काटेंगे तो 1 का मान सवाल में क्या दिखेगा आपको? 10 दिखेगा। रुपया से रुपया कट जाएगा ना आपका। यहाँ भी आपका रुपया था, क्योंकि हमने सभी को किस में निकाला? रुपया। तो रुपया से रुपया भी कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान सीधा 10 आ जाएगा। हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्के हैं कितने? तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या पूछा, यानी नंबर्स यहाँ दिखेंगे आपको कितने हैं? 8। और 1 का मान सवाल में है कितना? 10, यानी कितना हो जाएगा? 8 गुणे 10 यानी 80 आपका। कितने गुना करना है? 10 गुना, यानी कितने संख्या? 80। ये आपका डी वाला विकल्प हो जाएगा। अगर आपसे पूछता, ठीक है, अगर आपसे पूछता कि ₹1 कितने सिक्के हैं? यानी 1 और 1 का मान कितना है? 10। पूछता 50 पैसे कितने सिक्के हैं? तो कितना करते हैं? 5 गुणे 10 यानी 50। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। तीसरे नोट करेंगे हम लोग सिक्के को, प्रकार को, ठीक है? संख्या को हम लोग एन से नोट करेंगे और जो कीमत बनेगी इनकी, ठीक है ना? वो प्राइस यानी पी से। ये कीमत के लिए पी आपका लिखा गया है। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि ए कामा बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है। ये निवेश है कितना आपका? 33.1/3% लिखा गया है वो। 33.1/3%। बी शेष पूंजी का, शेष बोला गया है। यहाँ निवेश करने के बाद जो पूंजी बच रही है उसके बारे में बोला है कि शेष 25% निवेश बी करता है और उसके बाद शेष बची हुई राशि कौन करता है? सी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ है कितना? कितना है? 1,62,000। तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है? सबको पता है कि साझेदारी में अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग? बताइए, लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग? कुल निवेश के अनुपात में, और कुल निवेश निकालते हैं हम लोग पूंजी गुणे समय से, ठीक है? कितनी पूंजी कोई व्यक्ति कितने समय के लिए लगा रहा है, ठीक है? तो कुल निवेश मिल जाता है। तो देखिए समय के बारे में नहीं बोला गया है, तो सीधा आपका लाभ का बंटवारा क्या होगा? पूंजी के अनुपात में हो जाएगा। तो पूंजी निकालना सबसे पहले।
हमें ए, बी और सी की पूंजी यानी लाभ का अनुपात निकालना है सीधा। तो कह रहे हैं कि ए ने कुल पूंजी का कितना निवेश किया है? 33 सही 1/3% आपका कितना होता है बताइए? 1/3 होता है। ये बोला गया है 25% का मतलब कितना होता है आपका? 1/4 होता है। तो आप ऐसा कोई नंबर आप मानने को x मान के भी हल कर सकते हैं। हम कह रहे हैं आप कोई ऐसा नंबर मानिए, ठीक है? इसमें भाग करने पे क्या हो? फ्रैक्शन ना आए। यानी उसका 1/3 भी करना आसान हो और 1/4 भी, ठीक है? तो अगर हम कह दें कि 12 है टोटल, टोटल कितना आपका है? कह दें कि 12 यूनिट है, ठीक है ना? तो 1/3, ठीक है ना? 1/3 करेंगे तो कितना दिखेगा? 4। 1/3 करेंगे तो कितना दिखेगा आपको? 4 दिख गया यहाँ पे, ठीक है? तो 4 यहाँ दिखा, तो शेष कितना बचा? 8 आपका। शेष कितना बच गया आपका? 8। अब इस 8 का कह रहे हैं कि कितना 25% यानी कितना 1/4 करेंगे तो कितना दिखेगा? बी के लिए दिखेगा 2 यूनिट। कितना दिखेगा? 2 दिखेगा। तो देखेंगे टोटल 12 में से 4 2 6 हो गया तो कितना बचेगा? ये 6 यूनिट अकेले बचेगा। ठीक है? यही क्या है? निवेश का अनुपात यानी लाभ का बँटवारा भी कह सकते हैं। तो टोटल हल करेंगे। आप चाहे तो काट सकते हैं, एक बार और कट रहा है, ठीक है ना? 4 2 6 6 12 कट जाएगा आपका, ठीक है ना? ये दिखेगा 2 1 3 आपका। हम जोड़ लेते हैं 4 2 6 6 कितना दिखेगा? 12 और 12 का मान सवाल में है कितना? 162,000 रुपीज़। तो 1 का मान निकालेंगे 12 के हम 12, ठीक है ना? 4 12 तियाँ 36, 12 पाँचे 60, 2 जीरो, ठीक है? देखिए 12 कम 12, 4 बच गया यानी 42, 12 तियाँ 36, ठीक है ना? कितना बच गया आपका? 6, 12 पाँचे 60 और 2 जीरो आपका 1 का मान निकाले आपने। पूछा ए का लाभ, पूछा कि ए का लाभ है कितना? तो ए है कितना आपको बताइए? 4 है और 1 का मान सवाल में कितना है? 13,500। हल कर देंगे 13 चौको 52,000 और 2,000 और कितना हो जाएगा आपका? 54,000 रुपए। ए का लाभ हो गया। आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? आपका दिखेगा 54,000 रुपए। पूछता है अगर बी और सी के किसी एक के बारे में तो कितने गुना करते हैं? इसका भी 13,500 गुना कर देते हैं। किसी का अंतर पूछ सकता है, किसी का योगफल पूछ सकता है, जो भी पूछे आपने 1 का मान निकाले तो आप जो भी चाहे निकाल सकते हैं। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यदि P 3 और 9 का क्या है? तृतीयानुपाती है, ठीक है ना? P जो है 3 और 9 का तृतीयानुपाती है, 6 जो है P और 4 का चतुर्थानुपात है, ठीक है? तो बताएँ इसका मान? ठीक है, इसका समानुपात बताना है, ठीक है? P का मान यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद इसका जो है चतुर्थानुपात बताना है, तो आइए कुछ बातें सीख लेते हैं, ठीक है? देखिए, अगर A, B आपको दिया गया है, तो 2 चीज़ें आपसे पूछ सकता है, ठीक है? A और B आपको दिया गया है, तो आपसे पूछेगा या तो मध्यानुपात या तो तृतीयानुपात, ठीक है ना? या तो पूछेगा मध्यानुपात या तो तृतीयानुपात। तो देखिए जब भी 2 वैल्यू दी जाए तो आपको या तो पूछेगा मध्यानुपात या तो तृतीयानुपात। मध्यानुपात पूछे, ठीक है? तो ये होता है रूट के अंदर A गुणे B यानी AB आपका, ठीक है ना? और अगर तृतीयानुपात पूछ ले, तृतीयानुपात, तो ये होता है आपका B स्क्वायर बाई A। ये होता है B का स्क्वायर बटे में A आपका, ठीक है? जब 2 दिया हो वैल्यू तब की बात करें, लेकिन जब 3 दिया जाए A, B और C तो पूछ ले आपसे प्रथमानुपात, अभी तक तो नहीं दिखा हमको, चतुर्थानुपात पूछ सकता है, ये काफ़ी पूछा जाता है, जैसे इस सवाल में पूछा गया है, चतुर्थानुपात। तो आपको दिखेगा BC बाई A, ये दिखेगा BC बटे में A आपका। अगर आपसे पूछ ले प्रथमानुपात, ये होता है आपका
ए बी बाई सी आपका, ए बी बाई सी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी दो वैल्यू दी जाए तो आपको मध्यानुपात पूछेगा तो तृतीयानुपात। मध्यानुपात क्या करना है, दोनों की गुणा करनी है, वर्गमूल कर देना है। तृतीय अनुपात में क्या करना है, बाद वाली संख्या जो है बी, ठीक है ना, उसका स्क्वायर करके पहले वाले से भाग कर देना है। और जब तीन संख्याएं दी जाए आपको, जैसे यहाँ पे ए बी सी लिखा गया है, तो चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, बाद के दोनों संख्याओं की गुणा करके पहले वाले से भाग कर देते हैं, यानी बी सी बटे ए। और पूछे जब प्रथमानुपात, ठीक है ना, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ ले तो आपको दिखेगा ए बी बटे में क्या दिखेगा सी, ठीक है। ये हो गया मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन हो गया, ये हो गया तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन, ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपात। तो इसी पे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि P जो है 3 और 9 का क्या है, तृतीय अनुपात है। तो तृतीय अनुपात देखिए कैसे निकालते हैं यहाँ पे, बाद वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं के बारे में कह रहा है कि संख्या ये दोनों हैं 3 और 9, उनका तृतीय अनुपात क्या है, P है। तो P के बारे में कह रहे हैं कि P क्या है, 9 का स्क्वायर बटे में बादल संख्या कौन से 9, 9 का स्क्वायर बटे में 3, यानी 81 बटे में क्या करिए 3 करिए, तो P का मान क्या दिखेगा आपको, 27 दिख जाएगा। इसका मतलब उससे कह रहा है कि किसका, A कामा P यानी कितना आपका 27 कामा 4 का जो है चतुर्थानुपात निकाले। तो आप देखेंगे चतुर्थानुपात कैसे निकालना है, जब तीन संख्या है, जैसे वहां पे क्या है 6 है, 27 और 4 है, तो तीन संख्या देखिए यहाँ पे, ठीक है, वहां भी यानी आखिरी के दोनों की गुणा करेंगे और 6 से यानी पहले से भाग कर देंगे। तो इसका दिखेगा आपको फोर्थ प्रोपोर्शन दिखेगा, ये दिखेगा 27 गुणे 4 बटे में 6, ठीक है। 2 से 2 बार में काट दें, 2 से 3 बार में, 3 से 9 बार में, तो 9 गुणे 2 कितना दिखेगा आपको, 18 दिख जाएगा, 18 आपका, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थी, बाकी सवाल हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी जो है नियत, यह नियत किया गया है कि 2820 की राशि ए कमा बी और सी के बीच 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का अनुपात में विभाजित किया जाए, लेकिन गलती से विभाजन हुआ किसमें, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 का अनुपात में त्रुटि से। तो ए को कितना लाभ हुआ, यानी पहले जब 3 4 5 में बांट, ठीक है ना, जब 3 4 5 में बांटा गया पहले, तो उसको कम मिल रहा था, और जब 1/3 1/4 1/5 में बांटा गया तो उसको ज्यादा मिला, तभी तो लाभ हो रहा है। तो निकालेंगे ए, बी और सी की बात करेंगे। तो जो है गलती से किस में बांटा गया, सही वाला क्या था आपका, सही वाला अनुपात था 3 अनुपात 4 अनुपात 5, यानी उनको किस में मिलना चाहिए था, 3 4 5 में मिलना चाहिए, जबकि गलती से जो है मिला किस में, आप देखेंगे 1/3 अनुपात एक, इसको हल कर लेते हैं कि होता कितना, ठीक है ना, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, तो ये दिखेगा आपको 5 चौको 20, ये दिखेगा कितना आपको, ये दिखेगा 3 5 15, और ये देखिए कितना आपको 3 चौके 12। आप टोटल एलसीएम लिखते हैं, 3 4 5 का एलसीएम कितना दिखेगा 60, तो 60 से गुणा करेंगे 3 से भाग तो 20 आ जाएगा, 60 से गुणा करेंगे 4 से भाग तो कितना आएगा 15, 60 से गुणा करेंगे 5 से भाग तो 12 आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो देखिएगा, हम सीधा रेशियो लिख रहे हैं इसको, यानी 20 15 12, 20 है 15 है 12 है, ठीक है। आप देखेंगे टोटल एक ही धनराशि को बांट रहे हैं, ठीक है ना, हम टोटल क्या कर रहे हैं, एक ही धनराशि जो 2820 है इसी को बांट रहे हैं, तो टोटल जो है मान क्या होना चाहिए, बराबर चाहिए, इन तीनों में जो भी अनुपात हो, लेकिन टोटल राशि तो एक होनी चाहिए ना आपकी। जैसे यहाँ इसको 3 मिला, इसको 4, इसको 5, 5 और 9 3 12, तो 12 का मान सवाल में कितना है बताइए, 2820 होना चाहिए। और यहाँ पे कितना दिखेगा 15 12 27 और 20 47, यहाँ पे कह रहा है कि कितना है आपका 12 है, और यहाँ पे कह रहा है कि 47 है, तो बराबर करने के लिए ऊपर नीचे इसकी गुणा कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ गुणा करिए 47 की और यहाँ गुणा करिए 12 की। अब टोटल जो है धनराशि बराबर हुई आपकी,
ठीक है, क्योंकि 2820 एक ही धनराशि को बाँट कर है, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से बाँटिए, दोनों जगह जो है टोटल धनराशि बराबर होनी चाहिए, तो हमने बराबर कर दी। ये 3, 4, 7, 5, 12 थी, ये 20, 15, 35 और 12 कितना था 47, तो हमने 47 के यहाँ गुणा कर दी, 12 के यहाँ, अब ये टोटल बराबर हो गया। हमें जो है केवल ए से मतलब है, ठीक है ना? तो ए को देखें कितना मिला 47 गुणे 3, ये कितना कितना दिखेगा 3 साथ कितना हो जाएगा 21, 3 चौके 12 और ये 14 आपको कितना दिखा 141। पहले जो ए को कितना मिलता था 141, अब देखेंगे ए को अब कितना मिल रहा है आपको 12 दूना कितना दिखेगा 24, यानी कितना हो जाएगा 240। तो जाहिर सी बात है इसको लाभ हुआ कितने का 99 का, ठीक है। तो हमको मान चाहिए तो आप टोटल मान निकाल सकते हैं आप यहाँ से भी क्योंकि दोनों का ही मान एक ही धनराशि है। ये दिखेगा आपको कितना 47 गुणे 12 यूनिट और इसी का मान सवाल में कह रहा है कि कितना है 2820 रुपया है, तो एक का मान निकालेंगे, ये दिखेगा 12 दूनी 24, ठीक है, 4 बच गया 12 तियां 36, 6 बच गया 12 पाँचे 60, ठीक है। तो 47 से कितनी बार में कट रहा है 5 7 35, 5 चौके 20, तो एक का मान सवाल में कितना दिखा 5 रुपया दिख गया आपको। तो कह रहे हैं कि लाभ है कितना यहाँ पे बताइए, लाभ कितना हुआ है 240 गलती से मिल रहा है, जबकि कितना मिलना चाहिए था 141 यूनिट मिलना चाहिए था। तो लाभ कितने का दिखा 99 यूनिट का और एक का मान सवाल में कितना है 5, यानी 500 में से कितना कम करिए 5, तो दिखेगा 495 रुपए दिखेगा 495 रुपए आपको। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। फिर से बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है हमने इस रेशियो को बराबर किया इसलिए क्योंकि आप चाहे जिस भी अनुपात से बांटिए लेकिन जो कुल राशि का मान होगा वो क्या होगा बराबर होना चाहिए, क्योंकि 2820 को ही बांट रहे हैं आप, तो चाहे यहाँ बांटिए चाहे यहाँ बांटिए टोटल धनराशि कितनी बांट रहे हैं 2820 से। अगला सवाल करेंगे हम लोग, कह रहे कोई टाइपिस्ट 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है, ठीक है, टाइपिंग के लिए। वह सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है, जैसे आप लोग छोड़ते हैं ना हाशिया वगैरह, उसी तरीके से कह रहा है सभी भुजाओं पर छोड़ता है 2 सेंटीमीटर किनारा। यदि वह सभी भुजाओं पर केवल 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़े तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल में हुई वृद्धि परसेंटेज में निकालनी है आपको, और ये सारे विकल्प दिए गए आपके। तो देखिए कह रहा है कि जैसे एक पेज लिया गया है इस तरीके से, ठीक है, जैसे कह दें कि इसकी साइज है आपकी, जैसे कह दें कि ये 32 है और ये कितना आपका है 20 है, ठीक है, ये भी आपका कितना होगा 20, ये भी कैसा होगा आपका 32, क्योंकि पेज जो है कैसे होते हैं आयताकार टाइप के होते हैं, ठीक है, इसमें लिखा तो नहीं लेकिन कैसा आयताकार है आपको, ठीक है। तो कह रहे कि वो सभी भुजाओं की तरफ कितना छोड़ता है 2-2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ भी छोड़ेगा 2, यहाँ भी छोड़ेगा 2, यहाँ पे कितना छोड़ेगा 2 और इधर भी कितना छोड़ेगा 2 छोड़ेगा। तो देखिए छोड़ा कितना, इधर भी 2 छोड़ा, इधर भी इधर भी 2 छोड़ा, इधर भी 2, ठीक है। तो आप देखेंगे छोड़ कितना दिया टोटल वो 4, तो आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्रफल और नया वाले क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, क्योंकि आपको जो है परसेंटेज में कोई चीज़ निकालनी है तो सीधा अनुपात निकालिए। हम क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो देखिए इसी एरिया पे तो लिखेगा वो, क्या करेगा? इसी एरिया पे लिखेगा। तो ये लेंथ कितनी दिखी? देखिए 2 इधर से कम, 2 इधर से कम और टोटल कितनी थी 20, इसका मतलब कितना 4 कम यानी कितना दिखेगा 16 और सीधा देखेंगे ये वाली तो 32 थी, 2 यहाँ से कम, 2 यहाँ से कम तो कितना दिखेगा आपको 28 आपको। यानी अब जो एरिया दिखेगा 28 गुणे क्या दिखेगा आपको? ये हो जाएगा 16, ये एरिया है। लेकिन कह रहा है कि यदि वह सभी भुजाओं पर केवल 1 छोड़े, ठीक है ना? यानी सभी तरफ कितना छोड़े केवल 1, तो इसका मतलब केवल 1 1 यहाँ पे यानी 2 कम होगा। यहाँ से भी 1 कम, यहाँ से भी 1 कम यानी कितना 2 कम होगा। यानी पहले कितना था 32 तो 2 कम कितना दिखेगा 30 आपको दिखेगा। पहले कितना था 20 तो 2 कम कितना दिखेगा 18 आपको दिखेगा। अब हल करेंगे, काट लें
देखिए, ये दिखेगा आपको 4 से कितनी बार में? 7 बार में। 2 से काट लें इस 9 को, 2 से काट लें इस 15 को। ठीक है, अब कुछ तो कटेगा नहीं, ठीक है? 16 साते होता है 112 और 15 नवा कितना होता है? 135। यानी कह रहे हैं कि पहले जो इस्तेमाल होता था जो एरिया टाइपिंग के लिए, जो पेपर का एरिया 112, अब कितना इस्तेमाल हो रहा है? 135। तो ज़ाहिर-सी बात है क्षेत्रफल में वृद्धि तो हुई है। तो वृद्धि हुई कितनी है? आप देखेंगे 12 में कितना जोड़ दें? 27, ठीक है, सॉरी 23 आपका होना चाहिए। ठीक है, 3 2 5 और 1 3, 23 की वृद्धि, और यही वृद्धि किसमें बतानी? परसेंटेज में, परसेंटेज वृद्धि। तो 23 बड़ा है कितने पे? 112 पे, इसी को बताना है किसमें? 100%। तो आप सीधा कह सकते हैं, आपको बताया गया है कि 100 है कितना? 12 है। तो इसका अगर मात्र 10% निकालना हो तो हम लोग दशमलव कहाँ लगाते हैं, ठीक है ना? इसका 10% कितना दिखेगा आपको? 11.2। ये 10% का मान है तो इसका दोगुना कर दें अगर हम, तो क्या दिखेगा? 20% का मान कितना हो जाएगा? 22.4। और ये लगभग कितना है? 22 के आस-पास है। तो कितना दिखेगा? 20 में केवल एक ही विकल्प है आपका, बाकी का आपका क्या है? ये तो 20 से कम है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा विकल्प है, ठीक है ना? तो 20% का आपका विकल्प होना चाहिए आस-पास, दिखेगा 20 दशमलव कितना आपका? 54। हल करेंगे आप तो इतना ही आएगा। किसी भी संख्या का 1% 10% निकालने के लिए हम लोग दशमलव कहाँ लगाते हैं? पीछे से 1 अंक पे, और 1% निकालने के लिए पीछे 2 अंक पे। तो हमको 112 का निकालना था, कितने दशमलव लगेंगे पीछे से 1 स्थान पे, तो कितना दिखेगा? 11.2 आपका। ये 10% का मान है और ये 11.2 का लगभग कितना है? दोगुना है, यानी कितना हो जाएगा? 20% के आसपास का विकल्प केवल एक ही आपका। एक दुकानदार 20% कम माप वाले दोषपूर्ण तोला का उपयोग करके अपने सामान बेचता है। फिर वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंक करता है? 15%। यदि वह 10% की छूट भी देता है, तो 1 किलोग्राम वस्तु पर उसका शुद्ध लाभ क्या है? ठीक है? जैसे देखिए, सीधा जो है इसकी टोटल सीपी और एसपी की बात करें हम, तो देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार 25% कम माप वाले दोषपूर्ण तोला का प्रयोग करता है। जैसे कोई भी दुकानदार क्या करना है, तौल में अगर बेईमानी कर रहा है, तो अगर आप उससे कहें कि हमको 1 किलो का सामान दे दो, यानी 1000 ग्राम का सामान दे दो, तो आप पैसा कितने का देंगे? 1000 ग्राम का ही देंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है? तौल में गड़बड़ी कर रहा है, हेरा-फेरी करके जो है क्या कर रहा है? कम तौल रहा है, और कितना कम तौल रहा है? 25%, ठीक है? जैसे आप कहेंगे कि हमको 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम सामान दे दो, ठीक है? तो उसमें क्या करेगा? चोरी करेगा। कितने का? कह रहे कि 25, इस सवाल में कितना कर रहा है? 25%, यानी कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कितना हो जाएगा? 250 ग्राम की चोरी कर ली उसने। तो पैसा तो आप पूरा दिए ना? पैसा क्या किए? पैसा क्या किए आप? पैसा तो आप पूरा दिए, ठीक है? पैसा जो आप कितना दिए? पूरा आपका 1000 ग्राम का पैसा दिए, लेकिन वो तौल के कितना दिया? इससे 250 ग्राम कम, यानी उस दुकानदार के लिए लागत कितने की हुई? मात्र 750 ग्राम की, ठीक है ना? वो जितना आपको वास्तव में तौल के देगा, वही तो उसकी लागत है। जितना दुकानदार वास्तव में आपको तौल के दिया है, वही क्या उसकी लागत है, ठीक है? तो उसने आपने डिमांड की कि 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम चाहिए, और उसने उसका 25% चुरा लिया, यानी आपको कितना मिला? 75% मिला, ठीक है? यानी ग्राम में कितना हो जाएगा? 750 ग्राम 1000 का, यानी उसकी दुकानदार जितना तौल के देगा वही उसकी लागत है, जबकि पैसा कितने का लिया आपसे? 1000 ग्राम का। तो सीपी से एसपी हो गया ये, ठीक है? अब कह रहे हैं कि वो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित करता है, यानी कह रहा है कि 15% अधिक अंकित करता है। यानी कह रहा है कि ₹100 का सामान है, तो उसको कह रहा है कि हम कितने में बेचने के लिए कह रहे हैं? 115 में, ठीक है ना? मार्कअप कितना कह रहा है? 15% का, ठीक है? ये जो है बेईमान दुकानदार वाले जो है, अगर सीपी, एसपी का आप रेशियो निकाल करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है? कह रहे हैं कि अपने सामान को 15% अधिक मूल्य पर बेचने के लिए कह रहे हैं, यानी ₹100 की अगर लागत है तो कह रहे हैं कि हम कितने बेचेंगे? 115 में, ठीक है? और कह रहे हैं कि वो 10% की छूट भी देता है। यानी कह रहे हैं कि अगर हमारा लागत कितने का? 100 का है, तो हम आपको कितने में देंगे? 10 की छूट यानी 90% में देंगे। ये हो जाएगी टोटल सीपी से एसपी निकालेंगे अब। जो भी कट रहा है उसको काट लीजिए। 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 3 1 4, ठीक है?
आप देखेंगे 5 से कितनी बार में? 2 बार में, 5 से दिखेगा 23 बार में, ठीक है। 3 से काट दें इस 3 को कितनी बार में? 3 बार में, 9 को जो है 3 बार में और 3 से काट दें 25 बार में। इधर क्या बचा? 25 गुणे 2 यानी 50 और इधर क्या बचा आपका? 23 गुणे 3 यानी 69। कितना दिखा? 69 आपका, ठीक है। कह रहा है कि अंततः वो 50 का सामान बेच कितने में रहा है? 69 में, ठीक है ना? ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जो है सारा हिसाब-किताब लगाने के बाद, ठीक है? वो अंततः 50 का सामान बेच कितने में रहा है? 69 में। तो उसको लाभ हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि अधिक बेचा कितने में? 19 का लाभ है। तो बताना है कि लाभ परसेंटेज है क्या उसका? लाभ परसेंटेज 19 का लाभ है कितने पे? 50 पे। तो 100 पे कितने का हो जाएगा? 38 का, यानी कितना दिखेगा आपको? 38%। आपका दिखेगा डी वाला विकल्प। जब भी देखिए बेईमान दुकानदार का सवाल है तो आप इस तरीके से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है। हाँ, बस ये ध्यान देना है, ठीक है, कि बेचते वक़्त चोरी कर रहा है, ठीक है? बेचते वक़्त और खरीदते वक़्त तो दोनों ध्यान देना है कि किस तरीके से लिखना है उसको। अगला सवाल करेंगे हम लोग। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं और टैंक की तली पर एक छेद है जो 4 गैलन प्रति मिनट की दर से क्या करता है? उसको खाली करता है। सभी 3 पाइप एक साथ काम करते हैं तो टैंक को 20 मिनट भर देते हैं, ठीक है ना? टैंक को कितने में भर देते हैं? 20 मिनट में। तो आपको पता है कि एलसीएम मेथड क्या कहता है कि जितने भी, ठीक है, इक्विपमेंट हैं पाइप और टैंक के, उनका अगर सभी जो है काम, पूरा काम करने का अगर कुल समय पता हो तो उसका एलसीएम लेते हैं एलसीएम मेथड से। तो कह रहे हैं कि 24 मिनट में भरता है, ये भरने वाला पाइप है। कह रहे हैं कि दूसरा जो है भरता है कितने में? 30 मिनट में। और कह रहे हैं कि पहला अगर भरे, दूसरा भी भरे, जबकि तीसरा क्या करे? खाली करे, तो समय कितना लगता है? 20 मिनट का लगता है। कितना लगता है? तीनों को मिलके 20 मिनट। तो इन सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या दिखेगा? 120। यही टोटल क्या है? धारिता कह सकते हैं। टंकी के लिए क्या है ये? धारिता कह सकते हैं। यही टोटल काम, पानी भरने काम है, तो वॉल्यूम हो जाएगा, धारिता हो जाएगा। तो पहले की क्षमता 24 मान लीजिए दिखेगी 5 भरने की प्रति मिनट, भर रहा है ये। दूसरे की क्षमता कितनी होगी? 3 चौके 12 4। और ये भी देखिए तीनों पाइप मिलने के बाद क्या हो रहा है? टंकी भर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव में काम हुआ टोटल। और 20 छक्के 120। आप देखेंगे तीनों की क्षमता मिला के क्या हो रही है? घट रही है, जबकि 2 की ही कितनी है? 5 4 9 है। कितनी है आपकी? 5 4 9। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तीसरा जो पाइप है आपका क्या हो रहा है? खाली कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है? खाली कर रहा है आपका। तो देखेंगे 5 4 9 तो कितना खाली कर रहा होगा ये बताइए? ये 6 हो गया। आपका कितना हो जाएगा? 3 आपका। ये तीसरे टंके की अगर बात करें तो कितना खाली कर रहा है? 3 मिनट। ये तीसरे टंके की क्षमता है जो खाली कर रहा है आपको, ठीक है ना? खाली करने वाला है। तीनों मिला के जो है कितना भर रहे हैं? 1 मिनट में 6, जबकि यही दोनों 1 मिनट में कितना भरते हैं मिला के? 9। तो इसका मतलब ये तीसरा खाली कर रहा है कितना आपका? 3 यूनिट पर मिनट। 3 यूनिट पर मिनट। जबकि सवाल में कह रहा है कि इसकी क्षमता है कितनी? 4 गैलन प्रति मिनट की है। कितना आपका है? 4 गैलन प्रति मिनट का है। 4 गैलन प्रति मिनट की दर से, यानी, ठीक है, यहाँ दिखेगा आपको 4 का मान 3 है, तो दिखेगा पूछा आपसे टैंक की क्षमता क्या है? तो 1 का मान क्या दिखेगा आपको बताएँगे? 4/3 गैलन, ठीक है। देखिए तीसरा जो पाइप है आपका, ये खाली कर रहा है 1 मिनट में कितना? 3 यूनिट खाली कर रहा है। जबकि यही बात तो सवाल में बोला है कि जो तीसरा यानी जो टैंक की तली में छेद है वो 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। यानी 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है? 4 गैलन।
जबकि कह रहे हैं कि 1 मिनट में कितना खाली करता है 3, यानी 3 का मान सवाल में कितना है 4 गैलन है, ठीक है ना? यानी 1 का मान कितना होगा 4/3 गैलन। तो धारिता कितनी है टंकी की धारिता? 120 यूनिट है, तो कितने गुना कर दें? 4/3 गैलन। 3 से काटेंगे 4 बार में 40 × 4 कितना हो जाएगा 160 गैलन। 160 गैलन आपका। ठीक है, आपका बी वाला विकल्प होना चाहिए। हमें टोटल जो है टंकी की धारिता यानी जिस टंकी को भर रहे हैं उसका वॉल्यूम पूछ लिया था कितना है गैलन में। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे कि 13 ए कामा बी और सी ये 4 अलग-अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े कह रहे कि पहला कौन सा 13 है 13 बी 13 सी का मौसा कितना है 13 है, इसका मतलब सभी 13 से क्या होंगे कटेंगे आपके। तो कह रहा है कि ए बी सी प्रत्येक शर्त यह है कि जहाँ ए बी सी क्या है 60 से कम होने चाहिए। तो ए कह रहा है कि ए क्या है छोटा है बी से, बी क्या है छोटा है सी से, यानी क्रमिक आपका लिखा गया है, ठीक है ना। तो ए प्लस सी पूछा है कि ए प्लस सी बटे बी का मान है क्या आपका। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले तो बोला है कि 13 ए बी सी, ठीक है ना। ये अलग अलग संख्या बोला है, ये सभी जो है डिस्टिंक्ट नंबर है आपके, अलग अलग है। और इनका एचसीएफ कितना है 13 है, यानी पहला जो पेयर बनेगा आपका 13 कामा ए, दूसरा बनेगा 13 कामा बी, तीसरा बनेगा 13 कामा सी। और एचसीएफ क्या होना चाहिए आपका बताइए 13 होना चाहिए, ठीक है ना। इससे बोला है 13 होना चाहिए और सभी संख्याएं क्या है 60 से कम है। तो ये बताइए 13 अगर एचसीएफ है तो इन सभी संख्याओं में 13 का मल्टीपल तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए 13 का मल्टीपल। तो कह रहा है कि सभी संख्याएं अलग भी हैं, तो इसका मतलब ये 13 हो गया अलग है, ध्यान रखना है। ये 13 ए कामा बी सभी से अलग है, तो इसका मतलब 13 नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। 13 जो है आप नहीं ले सकते, इसका मतलब ये क्या दिखेगा आपको 26 दिख सकता है, ठीक है। अभी देखिए कितना 26 तो नहीं दिखेगा क्योंकि अलग होने चाहिए, तो 13 का मल्टीपल भी दिखेगा। 13 तो यहाँ कितना दिख सकता है 39 और एक कितना दिखता है 13 चौके 52 आपका। ठीक है, 13 ए कामा बी कामा सी जो 4 संख्या है सभी अलग अलग है। पहली बात कह रहे कि 13 ए कामा 13 बी कामा 13 सी, ठीक है ना। ये जो 3 पेयर दिखे हैं संख्याओं के इनका मौसा क्या है 13 भी होना चाहिए, यानी 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले 13 सभी में तो अलग भी होगा 13 का मल्टीपल, तो 13 का अगला मल्टीपल क्या दिखेगा 26, उससे बड़ा क्या दिखेगा 39, उससे बड़ा क्या दिखेगा सी। आप देखेंगे जो शर्तें वो भी सही है आपकी, कह रहा है कि ए क्या है बी से छोटा है, बी क्या है सी से छोटा है, ठीक है। और सभी का मल्टीपल क्या दिखा 13 भी। तो पूछा ए प्लस सी, पूछा ए कितना 26 प्लस सी कितना 52 और भाग कर देंगे हम लोग 39 से। 6 2 8 7, 39 का दोगुना कितना दिखेगा 78, तो आपको दिखेगा बी वाला विकल्प। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे कि यदि x और 117 के एचसीएफ को 2x माइनस 117 के रूप में लिखा जा सकता है। कह रहे कि जो x और 117 का एचसीएफ है उसको हम क्या ले सकते हैं 2x माइनस 117 लिख सकते हैं। तब x का जो है मान क्या है पूछा है, ठीक है ना। x का मान ये सारे विकल्प लिखेंगे किसके लिए, ये x के पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे हैं जो पूछा गया क्या क्या हो सकते हैं इसमें, ठीक है, यानी कौन सा सही है। तो पहली बात तो 117 है, यहाँ जो भी रखेंगे 117 का क्या होना चाहिए सही फैक्टर तो एक दिखेगा इसमें ना मसा है तो, ठीक है। तो 117 क्या दिखेगा आपको 13 गुणे 9 होता है, 13 गुणे 9, यानी x में भी क्या होना चाहिए 13 और 9 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 13 हो जाए या तो 9 हो जाए तभी तो इसका मसा निकाल पाएंगे। तो देखिए ना तो 9 से कटा ना ही 13 से, ना तो 9 से कटा ना ही 13 से, ठीक है ना। ये जो है 13 से कट सकता है और ये भी जो है
13 से कट सकता है, तो कौन सा होगा? ठीक है, इसका मतलब जो है मौसा क्या है 13, ये तो फिक्स है कि मौसा क्या है 13 है आपका, ठीक है, क्योंकि 9 तो नहीं है। तो अगर हम इसका मान अगर ऑप्शन से करें, अगर ए लें, ठीक है, तो कितना है 65, इसका मतलब क्या दिखेगा 13 गुणे 5, 13 गुणे 9, तो एचसीएफ क्या दिखा आपको 13। तो कह रहे हैं कि मौसा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना? कह रहा है कि x का जो मान है यहाँ x है, ठीक है ना? x जो है 65 अगर हमने लिया, तो 2 गुणे 65 माइनस 117, तो 65 दूना 130 माइनस 117, तो आपको क्या दिखा बताइए? 13 दिख गया। और यही क्या आपका एचसीएफ भी है, ठीक है ना? बोला था कि एचसीएफ जो होगा इन दोनों संख्याओं का इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग। और देखिए एचसीएफ क्या है 13, आपका इसमें भी क्या दिख रहा है 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो एचसीएफ क्या दिखेगा 13 आपका, 65 वाला सही है आपका। अगला सवाल करेंगे हम लोग। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर पर 15 वर्षों में कितना होती है? 2 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी? प्रीवियस जो सेट कराया गया उसमें ये सवाल आपको इस तरीके का दिया गया था। उसमें क्या बोला गया था कि एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्या? समय लिखते हैं, और एक तरफ क्या लिखते हैं? गुना, ठीक है ना? एक तरफ n, एक तरफ t, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि 15 वर्ष लगे उसको, 15 साल, और कितना हो गया आपका? 2 गुना हो गया। अब कह रहे हैं कि 4 गुना चाहिए, कितना चाहिए? 4 गुना। तो देखेंगे कि घात क्या है, 2 की घात क्या हो रही है? 2 की कितनी घात? 2, तो इसी घात से यहाँ गुणा कर देंगे 2 से, तो 15 गुना कितना हो जाएगा? 30, यानी 30 साल में कितना हो जाएगा? 4 गुना। ये क्या है आपकी घात है, पावर है, ठीक है? जो भी इसकी पावर यहाँ बनती है, यानी 2 की पावर 2 करने पे क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो भी घात है उसी से क्या करेंगे? समय में गुणा कर देते हैं हम लोग। तो आ जाएगा 15 दूना कितना? 30 साल। यानी 15 साल में अगर 2 गुना हो रही है तो 30 साल में कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी आपकी। अगला लिखेंगे हम लोग। किसी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं 17 और 15 सेंटीमीटर में बोला गया है। यदि उस समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर में क्या होगा? ये सभी मीटर स्क्वायर में ध्यान रखेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो आपको पता होना चाहिए समलंब के बारे में, ठीक है? इसका एरिया जो है कैसे निकालते हैं? ये समांतर भुजाएं होनी चाहिए, तो 1/2 इस समांतर भुजाओं का योगफल और उनके बीच की जो है लंबवत ऊंचाई होती है, ठीक है ना? समांतर भुजाओं का योगफल और उनके बीच की जो है लंबवत ऊंचाई, ठीक है? तो सारा कुछ मटेरियल दिया आपको, तो एरिया निकालना था, ठीक है? एरिया दिखेगा आपको 1/2, समांतर भुजाएं हैं क्या? 17 प्लस 15 गुणे कितना है आपका? 1/, ये था आपका 6 हाइट, ठीक है? तो आपको पता है कि हमको मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए किससे भाग कर दें? 100 से। ये टोटल किस में है? सेंटीमीटर में, ये भी जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर। और इसको बदलने के लिए किससे भाग कर दें? 100 से। तो दिखेगा आपको 15, 17, 32, 32, और 32 का क्या दिखेगा? 16, 16 गुणे 6 बट्टे में जो है 4 जीरो दिखेंगे आपको, यानी 96, 4 जीरो, तो दिखेगा 0.0096, 96 मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना? क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। अगला दिखेगा आपका ए का मान, ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य स्थान पर क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 सही 1/18 घंटे 8 घंटे का स्वयं समय लेते हैं। यदि बी की गति कितनी है? 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए की गति क्या होगी? आइए इस कंडीशन को पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे बोला जाए कि दो बिंदु हैं ए और बी, जैसे कहते हैं कि ये ए है, ये बी है। इधर से एक व्यक्ति जो है पी जा रहा है, और बी से ए की ओर एक व्यक्ति आ रहा है, कौन?
क्यू कह देते हैं। इन दोनों की कुछ चाल दी हो सकती है, ठीक है? तो ये दोनों जो एक ही समय पे चलना शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ कहीं ये जाएगा और ये इस तरीके से कहीं आएगा इस तरीके से, यहाँ बीच में कहीं मिलेंगे, ठीक है ना? अब देखिए, मिलने तक समय क्या होगा दोनों का एक ही होगा, जितना समय तक ये चला होगा, उतने ही समय तक क्योंकि दोनों एक ही साथ निकल रहे हैं, ठीक है? जैसे आप और आपका मित्र जो है, घर से एक ही समय निकले और जब तक आप मिलें, ठीक है? जब तक आप क्या हो, ना मिलें, ठीक है? मिलने के बाद देखा जाएगा, तो आप और आपका दोस्त दोनों क्या होंगे, समान समय तक यात्रा किए होंगे, ठीक है? इसका मतलब वही कह रहे हैं कि बी से निकले और ये तुरंत उसी समय ए से निकले, तो जब भी ये मिलेंगे तो देखा जाएगा तो समय क्या हो जाएगा? अगर ये टी चला है तो ये भी कितना चलेगा टी। अब मिलने के बाद की बात करें, मिलने के बाद कह रहे हैं कि ये जो है, जो ए से निकला है किधर जाएगा बी की ओर, तो कह दें कितना समय लगेगा अगर टी1 और जो यहाँ से निकला है ये, बी से निकला है, वो किधर जाएगा ए की तरफ और उसका समय कितना मान लें कि टी2 मिलने के बाद का समय है। तो अगर हम देखें चालों का जो अनुपात होता है S1 बटे S2 वो होता है उल्टा T2 बटे कितना T1 और ये रूट के अंदर होता है। ध्यान रखना है एक इस कंडीशन को। मिलने के बाद, ठीक है ना? मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक जो समय होता है दोनों का क्रमशः वो पलट जाता है, चालों का अनुपात निकालना है। देखिए, कह रहे हैं कि ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य स्थान से Q से P तक, कह रहा है Q से P तक जाता है कितने में? 6 सही 1/8 घंटे में और ऊपर क्या बोला आपका? नीचे बोला है यानी T2 बोला है ये। इसी कंडीशन को हम बना देते हैं, ठीक है? ए और बी, यहाँ पे ए है, क्रमशः P और Q बिंदु हैं ये सब व्यक्ति हैं, ठीक है ना? ये सब जो है व्यक्ति हैं और कह रहे हैं कि P और Q बिंदु हैं। ये कह रहे हैं कि P से क्रमशः बोला है, A P से निकलता है और Q जो है B से Q से निकलता है। कह रहे हैं कि A और B क्रमशः अपने गंतव्य Q और P तक पहुँचने के लिए क्रमशः क्रमशः बोला है, शुरुआत में A बोला गया, ठीक है ना? यानी मिलने के बाद जो है A कह रहा है कि यहाँ पहुँचता है और B कहाँ पहुँचता है? यहाँ पे। तो पहले समय किसका दिया है? 6 सही 1/8 घंटे। ये T1 का मान दिया है कितना? 6 सही 1/8 घंटे और ये T2 का मान कितना दिया आपको? 8 घंटे और कह रहा है कि यदि B की चाल यानी S2 का मान दिया है, ये किसका मान है आपका? B यानी S2 का मान, ठीक है ना? S1 बटे यानी ये पहले व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति की चाल पहले का, ठीक है ना? ये चाल हो गया और ये उल्टा हो जाएगा समय वाला, मिलने के बाद का समय होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो पूछा है A की चाल, A की चाल मान लेते हैं कि A है, दूसरे व्यक्ति की चाल बोला है कितनी है? 16.8। अब देखेंगे रूट के अंदर, अब दूसरे दूसरे जो T2 का समय कितना 8 है वो और T1 कितना आपका है? 6 सही 1/8 कितना है आपका? 6 सही 1/8 तो ये सारा मटेरियल कितना हो जाएगा? 8 छः 48 और 1 49 बटे में कितना दिखेगा? 8 घंटे 49 बटे में 8 तो आप कह सकते हैं कि A बटे में कितना दिखेगा आपको? 8 ऊपर जाएगा तो 8 का स्क्वायर दिखेगा, तो रूट के बाहर क्या दिखेगा? 1 8 ये कितना दिखेगा? 7 तो 7 से काटेंगे 7 दूना 14 7 चौक 28 तो A का मान दिखेगा 2.4 गुणे 8 24 चौको 96 उसका डबल क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा यानी दिखेगा 192 आपको यानी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होनी चाहिए आपकी। ये सब जो है फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, तो आपको इनकी शर्तें पता होनी चाहिए, ठीक है ना? सीधा आपको टिप्स याद होनी चाहिए ये सब चीज़। अगला सवाल करते हैं, आज की क्लास का आखिरी सवाल भी है। कह रहे कि 3 बर्तन जिनकी क्षमता है 4:3:2 यानी इनकी धारिता के बारे में कह रहा है। पूरी तरह से दूध और पानी से भरे हुए हैं। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:5, 1:2 और 1:5 है। पहले मिश्रण से 1/3 निकालिए, दूसरे मिश्रण का कितना? 1/7 निकालिए और तीसरे मिश्रण का कितना निकालिए? 1/6 और सभी को लेकर जो है मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार करिए। तो नए मिश्रण में कह रहा है कि दूध
प्रतिशत पूछा है, जबकि दिया अनुपात, ठीक है ना? अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात क्या होगा? तो आप देखेंगे कि मिल्क हो गया आपका और पानी हो गया, ठीक है ना? पहले बर्तन की अगर हम बात करें, पहले बर्तन की बात करें आपका, तो पहले बर्तन के बारे में बोला गया, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है बताइए? 2 और 5 का है। कह रहे हैं कि 2 क्या है? दूध है, तो 5 क्या है? पानी है। पहले दूध बोला है ना? हाँ, बिल्कुल, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः बोला है 2-5। दूसरे बर्तन में बोला है आपका 1:2 आपका। कितना बोला है? 1:2। और तीसरे बर्तन में बोला है आपका ये है 1:5 आपका, ठीक है? 1:5। सवाल में कह रहे हैं कि इनकी जो धारिताएँ हैं, इनकी जो क्षमता है वो 4:3:2 2 के अनुपात में है, ठीक है? इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर ये 4 लीटर है, तो ये 3 लीटर होना चाहिए, कितना चाहिए? 2 लीटर। आप जो भी है धारिता, वो 4:3:2 के अनुपात में होनी चाहिए। इसका मतलब है ये 8 लीटर लेंगे तो कितना होगा? 6 लीटर है, कितना होगा? 4 लीटर आपका, ठीक है? आपका अनुपात हमेशा 4:3:2 का बनना चाहिए। तो ये अनुपात बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम बराबर करते हैं। ये कितना है? 7 है। पहला कितना आपका? 7 है, ये कितना आपका? 3 है और ये कितना है? 6 है। तो इसका एलसीएम कितना दिखेगा? 42 दिखेगा। यानी 5 और 2 7 पहले ही है, तो 42 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दें? 5 2 7 6 42। अब ये 42 हो गया। ये कितना है? 2 1 3। तो 42 होने के लिए किससे गुणा कर दें बताइए? 14 से। 14 तिया 42 हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना? अब यहाँ किससे गुणा कर दें बताइए? ये 6 है, तो 42 होने के लिए किससे गुणा कर दें? 7 से। अब देखिए ये भी 42 हो गया, ये भी 42 हो गया और ये भी कितना हो गया? 42। सभी के सभी क्या हो गई? बराबर क्षमता के हो गए, ठीक है ना? सभी की धारिता क्या हो गई? बराबर। लेकिन हमको धारिता बराबर नहीं रखनी, क्या रखनी है? 4:3:2 के अनुपात में। तो सीधा क्या करिए? इसमें 4 से गुणा करिए, ये 4 गुना हो गया। इसमें गुणा करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 गुना। यानी यहाँ तक तो क्या था आपका? यहाँ तक ये सभी क्या है? बराबर हैं। और आपको अनुपात अब चाहिए 4:3:2, तो क्या दिखेगा? 4:3:2 दिखेगा, ठीक है? आइए हल करते हैं। अब कह रहा है सवाल में कि अब जो है एक चौथा मिश्रण बनाइए इन सभी को मिलाकर, लेकिन शर्त ये है कि पूरा नहीं मिलाना है पहले मिश्रण को। पहले मिश्रण का 1/3 मिलाना है केवल, ठीक है? यानी अब कह रहा है कि आपको पूरा मिश्रण नहीं लेना है। मिलाते समय ध्यान लेना है कि इसका कितना लेना है? 1/3 हिस्सा लेना है। इसको लेना है 1/7 हिस्सा। इसको लेना है 1/6 हिस्सा, ठीक है? तो आइए हल करते हैं। हमें दूध में दूध को मिलाना है, दूध अलग करेंगे, पानी अलग करिए। पहला कितना दिखा? ये तो 42 है आपका। 2 गुणे 6 गुणे 4, 2 गुणे 6 गुणे 4, ठीक है? और इसका कितना हिस्सा लेंगे? 1/3 प्लस ये पहले से दूध निकल गया, पहले बर्तन से दूध निकल गया, दूसरे बर्तन से निकालेंगे। देखिए इसकी गुणा करनी होगी ना, 6 की भी गुणा करेंगे, 4 की भी गुणा करेंगे और उसका 1/3 कर देंगे। दूसरे बर्तन की बात करेंगे तो ये दूध यहाँ पे 1 गुणे 14 गुणे 3, 1 गुणे 14 गुणे 3 और उसका कितना हिस्सा? 1/7 हिस्सा लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपका अभ्यास है तो, ठीक है? आप सीधा क्या करिए? 7 से भाग के 14 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 बार में 2 तिया 6, 6 कम कितना हो जाएगा? 6 दिखेगा सीधा। इसको हल करने पे क्या आ जाएगा? 6। 7 से भाग करेंगे 2 बार में, 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। इसका हल करना है 3 से भाग करेंगे 2 बार में, यानी 4 दूनी 8, 8 दूना कितना होगा? 16। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4 दूनी 4 गुणे 4 कितना होगा? 16। तो आपके अभ्यास के ऊपर है कितना अभ्यास करते हैं। ये दिखेगा आपको। अभी भी हम दूध मिला रहे हैं क्योंकि पहला और दूसरा मिलाएँ, तीसरा बर्तन रह गया आपका। ये देखिए कितना? 1 गुणे 7 गुणे 2, 1 गुणे 7 गुणे 2, ये टोटल दूध है इसमें और इसका कितना लेना है? 1/6। ये अभी तक दूध है। अब हमको पानी भी इसमें चाहिए। क्या चाहिए? पानी भी। तो अब देखेंगे सभी में आगे क्या है? अलग-अलग रेशियो है, तो आप केवल इतना ही हल कर सकते हैं। आप चाहें तो काटेंगे। ये आपका 16 आया था, प्लस का साइन, 7 दूना 14 यानी कितना दिखेगा? 6, प्लस का साइन। ये दिखेगा
अच्छा, इसमें 6 नहीं कट रहा, आप चाहते तो पूरे डाटा में क्या करिए 6 से गुणा कर लेते या 3 से, तो भी आपका हो जाता। ये हो जाएगा 7 दूना 14 यानी 7/3। ये हो जाएगा 16 3 48 18 कितना हो जाएगा 50 और 66 66 और कितना हो जाएगा 73 आपका। और 73 में देखेंगे 2 विकल्प है आपका, ये तो नहीं होगा क्योंकि 73 आ रहा है, ठीक है ना? आगे वाला मान 73 है, अब 73 77 है कि 73 191 आपको हल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ठीक है? अब देखते हैं पानी आपका कितना है 5 गुणे 6 गुणे 4, 5 गुणे 6 गुणे 4 और उसका कितना हिस्सा लीजिए 1/3 प्लस का साइन हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2 गुणे 14 गुणे 3, 2 गुणे 14 गुणे 3 और इसका कितना हिस्सा लीजिए 1/7 प्लस का साइन आखिरी वाले बर्तन है 5 गुणे 7 गुणे 2, 5 गुणे 7 गुणे 2 और उसका कितना हिस्सा लीजिए 1/6। इन्हीं तीनों को जोड़ना है, ठीक है? तो 3 से काटा 2 बार में, 5 दूना 10 गुणे 4 कितना होगा 40 आपका पहले बर्तन से। 7 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4 तियां 12, आप चाहते तो यहीं कर लेते, ठीक है? 2 से काटेंगे 3 बार में, 5 सत्ते 35 बटे कितना दिखेगा आपको 3, इसी को हल करना है। तो इसको हल करने पे कितना आया था 73 बटे में 3, देखिए 4 तियां 12 120, 12 तियां 36, 120 और 36 हो जाएगा 156, 156 में कितना जोड़िए 35, 100 कितना है आपका 56 है, 35 जोड़िए कितना हो जाएगा 6 5 11 5 3 8 1 9 191, 191 बटे क्या हो जाएगा 3, तो ये कट जाएगा तो क्या दिखेगा 73 अनुपात 191, 73 अनुपात 191 आपका बी वाला जो विकल्प है ये होना चाहिए था। 73 अनुपात 191, ठीक है? आप अपनी सहूलियत के लिए आप चाहते तो यहीं से कर लेते और ये जो है इसमें नहीं कट रहा आपका 6 का मल्टीपल नहीं तो 2 तो है, 6 कितना होता है 2 गुणे 3 तो इसमें क्या करिए 1 3 और बढ़ाइए, यहाँ पे 3 बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 3 बढ़ा लीजिए तो सब कुछ बराबर हो जाएगा, तो आपका कट भी जाएगा, तो सीधा आपका मान आ जाएगा, ठीक है? आइए करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करना था 1/3 तो देखिए 3 से तो कट जाएगा, तो इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये कितना था आपका 1/7 तो ये भी 7 का मल्टीपल है। ये कितना 1/6 इसमें देखिए 1/6 नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें जो है किसकी गुणा कर लेते हैं 2 3 ठीक है ना 3 बचा है 3 की गुणा कर लेते हैं 3 3 ठीक है। अब इसका लेना था 1/3 इसका लेना है 1/7 इसका लेना है 1/6 तो अब सीधा निकालते हैं चौथे में दूध और कितना पानी आपका। देखिए ये कितना 3 से 3 कटेगा आपका तो 4 छक्के 24 24 गुना कितना हो जाएगा सीधा 48 प्लस ठीक ये देखेंगे 7 से भाग करेंगे 7 दूना कितना हो जाएगा बताइए 14 7 से भाग करेंगे 2 बार में 14 दिखेगा ठीक है। ये हो जाएगा 14 गुणे ये हो जाएगा 2 बार 9 दूना 18 एकम कितना दिखेगा 18 यहाँ दिखेगा आपको 6 से भाग करने कटेगा 7 एकम कितना दिखेगा 7 ये हो गया टोटल 2 तीनों मिला के। अब देखेंगे पानी निकालेंगे यहाँ से देखिए 3 से काट दिया 3 6 गुणे 4 24 24 पंजे कितना होता है 120 प्लस 7 से काटा था 2 बार में ठीक है ना 2 9 18 दूना कितना हो जाएगा 36 यहाँ दिखेगा 6 से कटेगा 7 5 कितना हो जाएगा 35 ये हो गया पानी आपका। तो इस तरीके से आप कर सकते थे 8 8 16 ठीक है ना 16 और 7 कितना हो जाएगा बताइए 30 आपका 2 बच गया 4 1 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 73 दिखा ये दिखेगा 6 5 11 तो 1 आ गया 3 3 6 और 2 8 1 9 और 1 आपका 73 और 191 का विकल्प। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आप अभ्यास करते हैं तो। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।